नमस्कार। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सीधी बात, नो बकवास। आज का अपना टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हर व्यापारी बिजनेस करता है तो इतनी कंपटीशन है कि उसको अपने कस्टमर को, क्लाइंट को क्रेडिट भी देना पड़ती है, माल उधार बेचना पड़ता है। अब उधार बेचने के बाद में, क्रेडिट सेल्स के बाद में उसको बड़ा टेंशन रहता है कि यार पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे तो टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने भी आगे मार्केट में पेमेंट करना है, मेरे भी कहीं कमिटमेंट है। तो इस बात का क्या सॉल्यूशन कि पैसा आए और टाइम पे आ जाए। तो सीधी सी बात, उसमें ऐसा हो सकता है कि हम कोई भी डील करें तो सामने वाले से लिखा पढ़ी कर लेते हैं, इस डेट पे आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन लिखा पढ़ी कर ली और उसने पेमेंट नहीं करा तो डिस्प्यूट वाला मामला होगा, मामला कोर्ट तक जाएगा। और कोर्ट के बारे में तो हमने सुना ही है, तारीख पे तारीख, कोर्ट में भी बहुत सारे केस रहते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन जिसमें हम लिखा पढ़ी करें, यदि वो प्रॉपर फॉर्मेट में की गई है और यदि पेमेंट पार्टी नहीं करती है और मामला यदि कोर्ट तक गया, डिस्प्यूट वाला मामला रहा, तो डिसीजन इमीडिएटली हो। तो अपने यहाँ पे बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, उसमें एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 NIA 1881। ये एक्ट में कवर होने वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यदि अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट करा है, लिखा पढ़ी करी है, तो फिर अगर मामला डिस्प्यूट वाला हुआ और कोर्ट में गया तो इमीडिएटली डिसीजन होगा, तारीख पे तारीख वाला काम नहीं चलेगा। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट कवर होते हैं। उसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक चेक की। मैंने एक पार्टी को मटेरियल सेल करा, उन्होंने बोला 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ में पेमेंट कर दूंगा, जो भी डेट आएगी। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, 3 महीने बाद की डेट का एक पोस्ट डेटेड चेक मेरे को बना के दे दो। उनने मेरे को 3 महीने बाद की डेट का चेक बना के दे दिया। अब मैं निश्चिंत हो गया कि मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा। सीधी बात है, वो चेक ड्यू डेट पे मेरे को बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करना है। अब टेंशन में सामने वाला है, ठीक है ना। अगर वो चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया और मामला डिस्प्यूट वाला हुआ और मैं कोर्ट तक गया, तो डिसीजन इमीडिएटली होगा, उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू मेरे को इमीडिएटली पेमेंट मिलेगा और इस केस में सामने वाले को सजा भी हो सकती है। मतलब जो टेंशन हमारा था वो टेंशन अब सामने वाले का होगा, है ना। तो चूंकि अपना टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इस एक्ट में कवर होने वाले 3 डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 प्रॉमिसरी नोट और नंबर 3 हुंडी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और हुंडी, तीनों की अकाउंटिंग लगभग सेम होती है। केवल तीनों डॉक्यूमेंट के फॉर्मेशन में, ड्राफ्टिंग में डिफरेंस है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कवर होने वाला डॉक्यूमेंट है। मैंने किसी पार्टी को कोई अमाउंट पे करा या मटेरियल सेल करा, उसने कमिट करा कि मैं आपको आफ्टर 3 मंथ पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा मैं एक बिल ड्रा करता हूं कि भैया ये अमाउंट इस डेट पे आप मेरे को पेमेंट कर दोगे। उनने वो डॉक्यूमेंट मेरे से लिया, तो जब तक उस डॉक्यूमेंट पे वो सिग्नेचर करके मेरे को रिटर्न नहीं करेगा, वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट कहलाएगा। फॉर्मेट क्या हुआ, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। जैसे ही सामने वाली पार्टी ने उस पर सिग्नेचर करे कि हाँ ये अमाउंट इस डेट पे मैं आपको पे करूंगा, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कवर होने वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लीगल अनकंडीशनल रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसमें डेट और अमाउंट स्पेसिफाइड होंगे। इसीलिए बोलते हैं बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें डेट और अमाउंट स्पेसिफाइड होंगे, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है। मैंने एक कस्टमर को मटेरियल सेल करा,
तो मैं और वो, मतलब मैं वो पार्टी जिसको पेमेंट लेना है, मतलब मैं हूँ क्रेडिटर्स, और सामने वाला पर्सन कस्टमर मेरा डेटर्स, मतलब क्रेडिटर्स डेटर्स। मैंने कहा भैया पेमेंट 3 महीने बाद लिखा पढ़ी कर लेते हैं। मैंने एक बिल ड्रा करा तो मैं राइटर, और उस बिल पे वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा तो वो हो गया एक्सेप्टर। मैं बिल ड्रा करने वाला हूं तो मुझे ड्रावर भी बोला जा सकता है, तो मैं हो गया ड्रावर, वो हो गया ड्राविंग। तो क्रेडिटर्स डेटर्स, राइटर एक्सेप्टर, ड्रावर ड्राविंग, ठीक है ना। अब वो बिल मेरे पास रखा हुआ है, मैं उस बिल का क्या करूंगा, तो मैं बिल के बहुत सारे यूज कर सकता हूं जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मैं उसको होल्ड करके रख सकता हूं, और मैं चाहूं तो उसको किसी और को इंडोर्स कर सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं, है ना। तो यदि मैच्योरिटी डेट तक, जिस डेट पे पेमेंट की डेट होगी, मैच्योरिटी डेट तक वो बिल मेरे पास रहता है और मैं खुद पेमेंट लेने जाता हूं, तो जो पार्टी के हाथ में अमाउंट रिसीव होगा वो पार्टी कहलाती है पेई। पेई मैं भी हो सकता हूं, और यदि वो बिल मैंने किसी को इंडोर्स कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, डिस्काउंटेड करा लिया है, तो फिर पेई कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, क्रेडिटर्स डेटर्स, ड्रावर ड्रावी, राइटर एक्सेप्टर, और पेई। पेई वो पार्टी जिसको फाइनली मैच्योरिटी डेट पे अमाउंट रिसीव होगा, वो मैं भी हो सकता हूं, वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इज इट क्लियर? नंबर 2, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट एक प्रिंटेड फॉर्मेट में आता है। आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे आपको वहां से मिल जाएगा, वो सब चीजें प्रिंटेड रहती है। उसके अंतर्गत डेट का कॉलम रहता है, पार्ट नेम, डेट, नेम, अमाउंट, सिग्नेचर, है ना। मेरे को केवल उस फॉर्मेट में डेट लिखना है, पार्टी का नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है और सिग्नेचर करना है। तो जिस पार्टी को पेमेंट करना है वो पार्टी मार्केट से एक प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रॉमिसरी नोट मिलता है, वो लेती है। उसमें डेट, पार्टी का नेम, अमाउंट और सिग्नेचर करके, और इन सारे डॉक्यूमेंट में एक रेवेन्यू टिकट लगता है। सिग्नेचर हमेशा रेवेन्यू टिकट पे होंगे, है ना। रेवेन्यू टिकट आपको नॉलेज होगा ही सही, एक टिकट आता है जिसके ऊपर सिग्नेचर अपन करते हैं। तो रेवेन्यू टिकट लगा के उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। तो वो हो गया प्रॉमिसरी नोट। अकाउंटिंग में तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अकाउंटिंग लगभग सेम ही होती है ना। तो प्रॉमिसरी नोट के अंतर्गत 2 पार्टी होती है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। नंबर 3, हुंडी। हुंडी वर्ड जो है वो एक देसी वर्ड है, और जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं वो हुंडी से परिचित होंगे। मैंने किसी पार्टी को 1 लाख रुपए उधार दिए इंटरेस्ट पे, मेरे को वो 3 महीने बाद रिटर्न करेगा, ये हमारे बीच में लिखा पढ़ी करना है। तो मैंने उससे बोला एक काम कर बेटा, स्टाम्प लेके आ जा भाई, है ना, स्टाम्प लेके आ जा। अपन स्टाम्प पे बाकायदा अमाउंट वगैरह सारी लिखा पढ़ी कर लेते हैं कि मैंने इतना अमाउंट आपको दिया है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये अमाउंट इतने टाइम बाद आप मेरे को रिटर्न कर दो, तो वो हुंडी हो गई, ठीक ना। तो तीनों चीजों के, तीनों डॉक्यूमेंट के फॉर्मेशन में डिफरेंस है, अकाउंटिंग लगभग तीनों सेम होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड हुंडी, ठीक। चलो अब अपना टॉपिक जो है मेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अपन इसी पे कंटिन्यू करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक सिंपल पेपर पे हम ड्राफ्ट करते हैं और सामने वाले को देते हैं, वो उस पर सिग्नेचर करके एक्सेप्टेंस देके हमको रिटर्न कर देता है। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया। 1 जनवरी को मैंने मटेरियल सेल करा था, 3 महीने बाद पेमेंट की डेट थी, मैंने उसको ड्राफ्ट करके दिया, उसने एक्सेप्टेंस करके रिटर्न कर दिया मेरे को सिग्नेचर करके। अब वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा हुआ है, 3 महीने बाद कौन सी तारीख आएगी, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करा था, 1 जनवरी टू 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को 3 मंथ कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। 1 अप्रैल को मैं उसके पास पेमेंट लेने जाऊंगा, तो अपने एक रिवाज है बेटा, एक ट्रेडिशनल अप्रोच बन गई है कि भैया 1 आध दिन, बिल्कुल तुम तो डेट पे आ गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक ट्रेडिशनल अप्रोच बन गई है कि 1-2 दिन चलता है। और हिंदुस्तानी अपन 1-2 दिन मतलब 1 + 2 3 ही होगा एक तरह से। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में
जो भी डेट आपकी आती है उस डेट में 3 डेज अपन और ऐड करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं इस चैप्टर में ग्रेस पीरियड। तो 1 अप्रैल में 3 डेज में ऐड करूंगा तो वो होगी 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल कहलाती है मैच्योरिटी डेट और डेट ऑफ पेमेंट। मैच्योरिटी डेट और डेट ऑफ पेमेंट दोनों सेम होती है, ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जो भी डेट आपकी आती है काउंट करने के बाद उसमें 3 डेज अपन ग्रेस पीरियड की ऐड करेंगे, देन जो डेट होगी वो कहलाएगी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पे वो सामने वाली पार्टी मेरे को पेमेंट करेगी, और नहीं करेगी तो फिर मैं उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता हूं। मतलब 3 दिन हम कंसिडर करके चले, ठीक है। सपोज करो कि 4 अप्रैल के दिन कोई छुट्टी आ रही है, मतलब डिक्लेयर्ड हॉलीडे। जैसे मेरी मैच्योरिटी डेट आ रही है 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है ना, 2 अक्टूबर, और हम सबको मालूम है 15 अगस्त तो भैया छुट्टी, 2 अक्टूबर तो क्या छुट्टी, बराबर है ना। तो बाकी क्या है, ये भले नहीं मालूम होगा लोगों को, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये तो मालूम रहता है कि छुट्टी है। तो ये डेट हो गई बेटा वो डेट जिन दिन छुट्टी है, डिक्लेयर्ड हॉलीडे है। तो उस केस में अगर आपकी मैच्योरिटी डेट पे डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो एक दिन पहले वाला जो दिन होगा वो मैच्योरिटी डेट कहलाएगी। और कभी कभी कैजुअली हॉलीडे डिक्लेयर होता है तो उस केस में एक दिन बाद वाला जो डे आएगा वो मैच्योरिटी डेट कहलाएगी। डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो एक दिन पहले, और कैजुअली डिक्लेयर होता है तो एक दिन बाद। क्लियर मैच्योरिटी डेट। अब अपन बात करेंगे बेटा बिल के यूज। वो जो बिल हमको रिसीव हुआ था पार्टी से, उसका हम क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1, 1 जनवरी को मेरे को बिल रिसीव हुआ था, मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल तक मैंने बिल अपने पास होल्ड करके रखा, मैं बिल का होल्डर हूं। मैच्योरिटी डेट पे मैं सामने वाले के पास, एक्सेप्टर के पास बिल लेके गया कि भैया आज का वादा था, और उसने मेरे को पेमेंट कर दिया। तो फर्स्ट यूजर होल्ड करके रखें और खुद पेमेंट लेने जाए, बराबर। नंबर 2, वो बिल मैंने किसी पार्टी को जिसको मेरे को पेमेंट करना था, मेरा पेमेंट करना था किसी पार्टी को, मैंने वो बिल क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा पेमेंट में तू ये रख ले, और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो नंबर 1 होल्ड करके रख सकते हैं, नंबर 2 हम उसको इंडोर्स कर सकते हैं क्रेडिटर्स को, ठीक है। मैंने इंडोर्स कर दिया, मतलब सामने वाली पार्टी का और मेरा हिसाब। नंबर 3, 1 जनवरी को मेरे को बिल मिला, मेरे को बीच में कभी भी फंड रिक्वायर्ड हुआ, पैसे की आवश्यकता हुई, तो मैंने उस बिल को किसी भी पार्टी से या बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया। मैं गया किसी पार्टी के पास या बैंक के पास, मैंने कहा यार ये बिल है मेरे पास, मेरे को फंड की ज़रूरत है, इस बिल का पेमेंट 3 महीने बाद आएगा या 2 महीने बाद आएगा, ये जो भी टाइम बचा है, ड्यूरेशन बची है, उतने टाइम का आप मेरे से इंटरेस्ट काट के और मेरे को इमीडिएटली पेमेंट कर दो, और एज ए सिक्योरिटी ये बिल आप मेरे से ले लो। तो उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड करा। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्काउंटेड बिल। बिल को हमने डिस्काउंटेड करा लिया, हमने बिल देके और इमीडिएटली केस कलेक्ट कर लिया बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से। क्लियर। बिल का 4th यूज, मैच्योरिटी डेट तक बिल मैंने अपने पास होल्ड करके रखा था, सामने वाली पार्टी कहीं दूर रहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आने जाने में टाइम भी लगता है, खर्चा भी लगता है, तो मैंने वो बिल अपनी बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिया, बैंक वाले को बिल दे दिया, मैंने कहा ये फंड पार्टी से कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। बैंक फाइनेंशियल टर्म में हमारे सारे काम करता है, बस हर काम के बदले में बैंक चार्जेस चार्ज करता है। तो मैंने बिल बैंक में डिपॉजिट करा कलेक्शन के लिए, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल का 4th यूज, ठीक है। 5th यूज, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई घरवाली का घरवाला, हस्बैंड नौकरी करता है, अपन बोलते हैं ना रिटायर्ड हो गया, मतलब जिस दिन वो रिटायर्ड होता है तो घरवाली बोलती है मेरा पिया घर आया हमेशा के लिए, अब वापस नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं।
तो रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब एक्सेप्टर का बिल एक्सेप्टर के पास में मैच्योरिटी डेट के पहले आ जाए। रिटायरमेंट का मतलब एक्सेप्टर का बिल एक्सेप्टर के पास मैच्योरिटी डेट के पहले ही आ जाए तो वो बिल रिटायर्ड हो गया। ठीक है ना। दो सिचुएशन नॉर्मली इसमें बनती है। नंबर 1, बिल की मैच्योरिटी डेट थी 4 अप्रैल, मेरे को मार्च में फंड रिक्वायर्ड हुआ, मैं एक्सेप्टर के पास गया, मैंने कहा तेरे पास अमाउंट है तो मेरे को भी पेमेंट कर दे, ये जो भी 1 महीना बचा है 1 महीने का जो भी डिस्काउंट इंटरेस्ट या उसको अपन यहाँ बोलेंगे रिबेट, क्या बोलेंगे, एक तरह से वो डिस्काउंट ही रिबेट बोलेंगे, है ना, कि भैया 1 महीने का इंटरेस्ट काट के रिबेट माइनस करके मेरे को पेमेंट दे दे, मेरे को फंड की रिक्वायर्ड है और तेरा बिल तू रख ले। तो सामने वाले ने उस बिल को लेके मेरे को इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, जो भी 1 महीने का इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंटिंग चार्जेस होता था वो उसने माइनस करके मेरे को पेमेंट दे दिया। तो मेरा काम हो गया, टाइम के पहले अमाउंट रिसीव हो गया और उसने भी टाइम के पहले उसका पेमेंट कर दिया, उसका बिल उसके पास टाइम के पहले चले गया। अब मैच्योरिटी डेट के दिन कोई भी पार्टी उसके पास बिल का पेमेंट लेने नहीं जाएगी क्योंकि बिल उसके पास में पहले ही पहुंच चुका था, मतलब वहां बिल हो गया रिटायर्ड। क्लियर। सेकंड केस होता है कि मैंने पार्टी के ऊपर मिस्टर एक्स के ऊपर एक बिल ड्रा करा था, उसने एक्सेप्ट करके मेरे को रिटर्न कर दिया, मेरे को मिस्टर वाई को पेमेंट करना था, मैंने वो बिल वाई को इंडोर्स कर दिया, वाई को जेड को पेमेंट करना था, वो बिल वाई ने जेड को इंडोर्स कर दिया और जेड को मिस्टर एक्स को ही पेमेंट करना था, तो जेड ने वो बिल मिस्टर एक्स को इंडोर्स कर दिया। मिस्टर एक्स ने देखा कि यार ये बिल तो वही है जो मैंने एक्सेप्ट करा था और वो मैच्योरिटी डेट के पहले उसके हाथ में आ गया, मतलब वहां बिल क्या हो गया बेटा, रिटायर्ड हो गया। कभी कभी पास आउट होते होते भी, इंडोर्स होते होते भी एक्सेप्टर का बिल घूम फिर के एक्सेप्टर के पास पहुंच जाता है मैच्योरिटी डेट के पहले, तो वो बिल वहीं रिटायर्ड हो गया क्योंकि अब मैच्योरिटी डेट पे उस बिल का पेमेंट लेने कोई पार्टी एक्सेप्टर के पास नहीं आएगी, मतलब वहां बिल हो गया रिटायर्ड। क्लियर। तो बिल के 5 यूज होते हैं, होल्ड करके रखें, पेमेंट खुद लेके आ जाए। नंबर 2 इंडोर्स कर दें, नंबर 3 डिस्काउंटेड करा लें, नंबर 4 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब 2-3 छोटे छोटे से पॉइंट और बताना है और उसके बाद में सीधे अपन आ जाएंगे अकाउंटिंग पे, है ना। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुल 7 to 10 एंट्रीज अगर आपको आती है तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। 7 to 10 एंट्री से ज्यादा इस टॉपिक में एंट्रियां होती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है। कंटिन्यू सेकंड वीडियो।